हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है मानचित्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है ना। तो क्या बोल रहा है कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे हम किसी कंट्री, किसी स्टेट, कोई विलेज, इनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसका? मानचित्र का। तो मतलब जब हम किसी विलेज का, स्टेट का, कंट्री का अध्ययन करेंगे तो हम किसका? मानचित्र का उपयोग करेंगे। मानचित्र क्या है? तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो क्या था, मानचित्र क्या करता है? मानचित्र एक छोटा सा क्षेत्र है, उसके कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य होते हैं, यानी बहुत सारे, जिसे हम एटलस बोलते हैं, है ना। क्योंकि एटलस में क्या होता है, बहुत सारे मानचित्र होते हैं, है ना। तो एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखना, अगर हम मानचित्र और ग्लोब दोनों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जानकारी किससे प्राप्त होगी? तो हमको जो मानचित्र है उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित है। जैसे भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप, और थीमेटिक मानचित्र यानी थीमेटिक मैप, है ना। तो जो भौतिक मानचित्र होता है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? फिजिकल मैप में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां हैं, इन जितने भी भौतिक या उच्चावच हैं उनको हम फिजिकल मैप में अध्ययन करते हैं। और जो हमारा राजनीतिक मानचित्र है यानी पॉलिटिकल मानचित्र है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें कोई नगर है, शहर है, गांव है ना, तो इन सब का अध्ययन करेंगे। कंट्री है, स्टेट है, इन सब का अध्ययन हम कर रहे हैं तो किसमें करेंगे? तो वो पॉलिटिकल मैप में करेंगे। फिर है हमारा थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप क्या है? तो कुछ विशेष प्रकार की जानकारियां दी गई होती हैं। जैसे सड़क मानचित्र होता है, वर्षा के बारे में बताया गया है ना, वन के, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं कोई विशेष जानकारी देता है ना, तो उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। ठीक है, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अब मानचित्र के 3 घटक हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन से है? वो है दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी हम मानचित्र पर कोई चीज देख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उसकी दूरी कितनी है ना, किस दिशा में है और किस प्रतीक से उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटे कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। जैसे हम ग्लोब पे पूरा पृथ्वी देख सकते हैं, महाद्वीपों का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैपिंग में क्या है, जैसे हम छोटा सा स्टेट, कोई स्टेट है उसके बारे में देख रहे हैं उसको, है ना, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि मानचित्र जो है छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि इनके बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हूँ। यानी जैसे हम स्टेट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उसमें कई जगह हैं, तो हम क्या करेंगे कि उन जगहों का जो वास्तविक दूरी है उसको हम छोटे से उसमें दिखाएंगे, है ना, मैप में दिखाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, पैमाने स्तर पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। एग्जाम्पल के लिए दिया है, जैसे विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है। जैसे मानचित्र पर क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। यानी बड़ी चीज को, बड़ी दूरी जो है उसको छोटी दूरी में दिखा दिया है ना।
इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर मतलब अध्ययन कर सकते हैं और स्थानों के बीच की दूरी जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाया जाता है तब छोटे पैमानों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम किसी महाद्वीप या देश को दिखा रहे हैं मैप में, तो क्या करेंगे, हम छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। छोटे पैमाने को मतलब कोई जैसे 5 सेंटीमीटर है जो है वो 500 किलोमीटर को दर्शाएगा, है ना। 500 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो किसको दर्शाएगी, 500 किलोमीटर को। यानी बड़ी चीज को हमने छोटी मीटर में दिखा दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिखा दिया है। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल जैसे किसी विलेज, किसी सिटी, इसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी जो 500 मीटर की दूरी है वो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जैसे ये देखो, है ना, ये ऐसे बना होता है। तो उसका मतलब होता है कि जो नॉर्थ है उधर की साइड उसको करना होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं के बारे में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सबको जान सकते हैं। ठीक है, और जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो होते हैं इनको प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। यानी प्रधान दिग्बिंदु यानी कॉर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं। और जो प्रधान दिग्बिंदु होते हैं, बीच की 4 दिशाएं और होती हैं इनके बीच की। ठीक है, कौन सी होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अब दिक् सूचक क्या है, तो दिक् सूचक जो है एक यंत्र है जिससे क्या होता है, मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। जो दिक् सूचक है उसकी जो चुंबकीय सुई है, उसमें एक चुंबकीय सुई लगी होती है, वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो हमें ईस्ट और वेस्ट का भी पता चल जाता है। अब है प्रतीक। यानी हम मानचित्र पर कोई, अगर हम मानचित्र पर देख रहे हैं तो हमको पता कैसे चलेगा, यहाँ रेलवे लाइन है, यहाँ सड़क है, यहाँ कोई सीमा है, यहाँ कोई जलाशय है, तो उसको ना प्रतीक के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियां, ये कुओं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए हमने कुछ प्रतीक अपनाए हैं जिससे हम उनको दिखाते हैं। ठीक है, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। आप अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में पूछ नहीं सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से, चिन्हों के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के बारे में, प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ठीक है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जो है जलाशय के लिए किया जाता है, भूरा रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग जो होता है वो मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है रेलवे लाइन, है ना, रेलवे लाइन तो ये देखो ये रहा, है ना, बड़ी लाइन तो ऐसे प्रतीक होगा, मीटर लाइन तो ये होगा, रेलवे स्टेशन तो ये वाला प्रतीक होगा। सड़कें अगर कच्ची और पक्की हैं तो कच्ची के लिए देखो 2 लाइन है, और पक्की अगर है तो पक्की है तो ये 2 लाइन खींची है, अगर कच्ची है तो ये है। सीमा अंतर्राष्ट्रीय या राज्य जिला तो ये है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये होगी, राज्य सीमा ये होगी और जिला सीमा ये। फिर नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल तो उनको ऐसे दिखाया जाता है, ये प्रतीक है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी दिखाना तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन है, वो इन प्रतीकों के माध्यम से दिखाते हैं। कब्रिस्तान जो है ये रहा,
है ना। बस्ती ऐसे दिखाएंगे, कब्रिस्तान ऐसे दिखाएंगे, पेड़ घास है, तो ये सारे प्रतीक है ना। और इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है, यानी यहाँ का मैप हो, भारत का, इंडिया का हो, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैप हो, वो इन्हीं प्रतीकों को उपयोग करेगा, ठीक है, मैपिंग में। एक मिनट, देखो इसमें दर्शाया भी गया है, देखो है ना, ये नदी है, ये देखो ये रास्ते हैं, पक्की रास्ते हैं, ये कच्ची रास्ते हैं, है ना, मंदिर है, ये बस्तियां हैं, ये सारा यहाँ दिखाया गया है। अब है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, यानी इसमें पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है वहां के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए। मान लीजिए कि आपका मित्र आपके घर जाना चाहता है लेकिन उसको रास्ता नहीं पता है, आप क्या करते हैं, एक कॉपी लेते हैं और उसको स्कूल बोलते हैं कि स्कूल है, जैसे ये स्कूल है, यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से सीधा जाना, फिर राइट मोड़ना, ऐसे करके यहाँ मेरा घर है। तो ऐसे जो बनाती है क्या है, ये मैंने एक आरेखन बना दिया, ये कच्चा आरेखन है ना। इसमें मैंने कोई पैमाने का उपयोग नहीं किया है, इसमें कोई दिशा का उपयोग नहीं किया है ना, मैंने ओनली ऐसे बता दिया, उसको ऐसे ऐसे जाना है, तो ये कच्चा आरेखन है, ठीक है। इसे रेखा चित्र कैसे, इसे क्या बोलेंगे, इसको रेखा चित्र बोलेंगे। अब है खाका। खाका क्या है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है, ठीक है। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे हमारा कमरा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है ना। तो ये मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता कि कमरे की चौड़ाई लंबाई, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसको खाका कहा जाता है। तो हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चंस है उसको कर लेते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से, तो हमने देखा दूरी, दिशा और प्रतीक। याद रखना, मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक है। प्रधान दिग्बिंदु कौन से है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये प्रधान बिंदु है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो हमने देखा कि बड़ा मानचित्र का पैमाना हो सकता है, छोटे मानचित्र का पैमाना हो सकता है, ठीक है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र से अधिक सहायक होते हैं। क्यों, देखो अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है, महाद्वीपों के बारे में जानना है, तो हम ग्लोब पे अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी एक कंट्री के बारे में, एक स्टेट के बारे में, एक विलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हमें मानचित्र का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में जो है अधिक जानकारियां दी गई होती हैं, इसलिए हम मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, ठीक है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर क्या है, तो हमने मानचित्र में देखा, मानचित्र में क्या देखा कि जो मानचित्र है हम उस पर प्रतीकों, दिशा, इन सब का प्रयोग करते हैं, पैमाने का उपयोग करते हैं। लेकिन खाका क्या है, खाका में हम कोई पैमाने का उपयोग नहीं करते, ओनली याददाश्त पर आधारित होता है। हमको ऐसे एक मिनट, सॉरी मानचित्र और एवं खाका के बीच अंतर बताया गया है। तो मानचित्र में क्या है, मानचित्र में हम जैसे कोई स्टेट है, विलेज है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने रूम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो ये सब हम अपने खाका में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, प्रदान कराता है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान कराता है ना। तो कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो बड़े पैमाने का जो मानचित्र होता है वो हमको जानकारी प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, छोटे से क्षेत्र को बड़े मैप में दिखाया जाता है, जिससे हमें अधिक जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक करते हैं, तो प्रतीक से हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। रेलवे लाइन कहाँ है, वन कहाँ है, नदियाँ कहाँ है, तो ये सब जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रतीकों के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ सही और गलत बताना है। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, तो हमने फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप देखा था, जिसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सब लोगों के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक मानचित्र देखा था, जिसमें हम विलेज, स्टेट या फिर कंट्री, इन सब के बारे में देखते हैं, तो वो राजनीतिक यानी फिजिकल मैप है। थीमेटिक मानचित्र हो जाए, क्यों थीमेटिक मानचित्र, इसलिए क्योंकि हम विशेष प्रकार की जानकारी जो है वो हमको थीमेटिक मानचित्र प्राप्त होती है, जैसे वृक्षों का वितरण कहाँ है ना, उद्योग कहाँ स्थित है, ये सारी चीज थीमेटिक मानचित्र में दी जाती है। नीले रंग का इस्तेमाल किस दिखाने में करते हैं, किसे दिखाने में, तो हम जलाशयों को दिखाने में करते हैं।
दिक्सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए बताया था कि दिक्सूचक ये एक यंत्र है जिससे मुख्य दिशा को पता लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो एक चुंबकीय सुई लगी होती है वो नॉर्थ और साउथ को दिखाती है, जिससे हमें दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पैमाना आवश्यक है, तो मानचित्र के लिए आवश्यक है पैमाना। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।